एक तो बात सीधे हमारे आपके स्वास्थ्य की है, हम सभी उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की है जो ऐसी चीज़ों को खा रहे हैं जिसमें रासायनिक तत्व मिले हुए हैं। इस पर भारत एक्सप्रेस ने एक पहल करते हुए एक सीरीज़ की तरह कई आपको बातों से अवगत कराया है, लेकिन साथ ही साथ हम बात करेंगे किसानों के स्वास्थ्य की भी। अनजाने में उनके स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। बीते दिनों टॉक्सिकोलॉजी एंड एनवायरमेंट हेल्थ साइंस जर्नल में प्रकाशित रिसर्च पेपर में खुलासा हुआ कि खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव न सिर्फ किसानों बल्कि उनके परिवार के लिए भी खतरनाक साबित हो रहा है। दरअसल खेती में कीटनाशकों का इस्तेमाल आम प्रक्रिया है। इनके छिड़काव के दौरान मास्क और ग्लव्स न लगाने से किसानों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। इस कारण ऐसे किसान किडनी फेलियर की भी चपेट में आ रहे हैं। खास बात यह है कि इस दौरान इसके लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं। कृषि स्वास्थ्य अध्ययन के नए निष्कर्षों से यह भी पता चला है कि कुछ कीटनाशकों के संपर्क में आने से गुर्दे की कोशिका कार्सिनोमा का खतरा बढ़ जाता है। इसी पर विशेष चर्चा करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। आमतौर पर किडनी के मरीजों में शुगर, बीपी और हाईटेंशन के लक्षण होते हैं, लेकिन ऐसे कोई लक्षण नहीं, फिर भी किडनी फेल हो गई। आजकल ऐसे मामले बढ़ गए हैं। इसे लेकर एक खुलासा लोहिया संस्थान लखनऊ के नेफ्रोलॉजी विभाग की प्रोफेसर नम्रता राव की स्टडी में हुआ है। प्रोफेसर राव ने लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, आजमगढ़ और देवरिया समेत पूर्वांचल के कई जिलों से इलाज के लिए आए किडनी के 100 मरीजों पर स्टडी की। इन मरीजों में ज्यादातर किसान थे। पता चला कि किसानों की किडनी फेल होने की सबसे अहम वजह कीटनाशकों का असर है। उनके यूरिन में पेस्टिसाइड की मात्रा दोगुने से अधिक पाई गई है। पूछताछ में पता चला कि ये वही किसान हैं जो फसलों में खुद कीटनाशक का छिड़काव करते हैं। जानकारी न होने के कारण वे सुरक्षा मानकों का भी पालन नहीं करते। हमने जांचें करना चालू किया तो हमने उनका खून और यूरिन की जांचें करवाई, ये देखने के लिए कि क्या कीटनाशक के कारण ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। इस जांच के दौरान हमें ये पता चला कि काफ़ी सारी पेस्टिसाइड्स की मात्राएं जो हैं वो इन किसानों के खून में थोड़ी ज़्यादा मिली। अब नॉर्मली एक्सपोजर यानी कि उनमें कैसे आ रहा होगा, ये कीटनाशक कैसे उनको एक्सपोजर हो रहा होगा। एक तो ये कि या वो जाते हैं काम करने और वहाँ पर अच्छी तरह अगर ग्लव्स वगैरह ना पहने जाएँ, पीपी किट जो बोली जाती है, बड़े बड़े चश्मे और फिर सारा ड्रेस पहन के जाना होता है। पूरा आइडिया हमारे किसानों में उतना नहीं है, इस कारण से भी उनको इस तरह का संक्रमण हो सकता है। प्रोफेसर नम्रता राव ने बताया कि ओपीडी में किडनी का इलाज करवा रहे किसानों के परिवारीजनों की भी जांच करवाई गई। उनके यूरिन में भी पेस्टिसाइड की मात्रा बढ़ी मिली। इससे आशंका है कि किसानों के साथ उनके घर वालों पर भी कीटनाशकों का असर पड़ रहा है। लंबे समय तक ऐसा रहने पर उन्हें भी किडनी की दिक्कत हो सकती है। स्टडी के दौरान किसानों से पूछने पर यह भी पता चला कि वे सस्ते और घटिया कीटनाशकों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो यूरिन में पेस्टिसाइड को और बढ़ाने का काम करते हैं। खेतों में रासायनिक खादों का छिड़काव करते हैं, उसके लिए वो अपने बचाव का कोई उपाय नहीं करते हैं, जिससे जो किसानों की समस्या है, जो सबसे बड़ी किसानों में लक्षण दिखाई दे रहा है, वो किडनी समस्या को लेकर हो रही है। और इसको लेके लोहिया आयुर्विज्ञान ने एक रिसर्च तैयार किया है। सहयोगी शहनवाज खान के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। ये बहुत ही बड़ा और गंभीर मुद्दा है। इस मुद्दे को समझने के लिए इसके अलग अलग पहलुओं को समझना होगा। इसमें किसानों की हेल्थ पर जो असर पड़ रहा है वो तो है ही, साथ ही साथ में इस खाद्यान्न का इस्तेमाल करने से आम लोगों की सेहत पर भी असर पड़ता है। ये बड़ी चिंता का विषय लगातार बनता जा रहा है। हालांकि आपको याद होगा, कृषि एक्सप्रेस हमारा जो खास कार्यक्रम है उसमें हमने उमेंद्र दत्त जी से बात की थी और बकायदा किस तरीके से ऐसे किसानों की एक पूरी कैंसर की ट्रेन चल रही थी, इस पर भी हमने बातचीत की थी। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पद्मश्री डॉक्टर अजय कुमार सोनकर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत करता हूं। डॉक्टर सोनकर इस तरह के कई शोध करते हैं और देश को अवगत कराते हैं। हम भी कोशिश करते हैं कि उनके महत्वपूर्ण शोध जो हैं वो आप तक जा पाएं ताकि आप ज़्यादा जागरूक बन पाएं। डॉक्टर सोनकर, सबसे पहले तो ये जो खबर आई कि किसानों की किडनी पर असर पड़ रहा है, मुझे लग रहा है ये तो एक शोध हुआ, लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं जो शायद छुपी हुई होंगी। जब तक शोध ना हो, कोई रिसर्च पेपर पब्लिश ना हो, तब तक पता ही नहीं चलता कि क्या कुछ चल रहा है। एक्चुअल में चाहता हूं ओवरऑल हालात आप बताएं, रासायनिक खेती या इस तरह के उर्वरकों का इस्तेमाल करने से हालात क्या हो गए? एक्चुअली एक तो आप एप्लीकेटर की बात कर रहे हैं जो कि इस तरह के जो पेस्टिसाइड्स हैं उसका एप्लीकेशन करते हैं। तो अगर उनकी बात की जाए तो ये तो सरासर उनको कोई ट्रेनिंग नहीं है, उनको उसके बारे में पता ही नहीं कि ये कितना खतरनाक है। जो आप पिक्चर में भी दिखा रहे हैं, कोई भी शरीर का अंग खुला नहीं होना चाहिए, स्किन के भी कांटेक्ट में नहीं होना चाहिए।
बहुत खतरनाक पेस्टिसाइड्स होती हैं। आप सोचिए कि हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ा आपको स्टैटिक्स मिल जाएगा जो इसी से सुसाइड करके लोग मरते हैं। आप इस चीज को समझें सबसे पहले कि जो जो कंजप्शन है, पर हेक्टर कंजप्शन जो है कीटनाशक का है, जो इंसेक्टिसाइड या हर्बिसाइड्स का है, इंडिया में सबसे कम है। ये 600 ग्राम पर हेक्टर कंजप्शन है हमारे यहाँ, जो एज पर लॉ। और यही यूरोप में अगर आप चले जाएं तो वहां पर 5 से 7 किलो 5 to 7 kg पर हेक्टर जो है कंजप्शन है। और चाइना में तो सबसे ज्यादा 13 kg 13 kg। तो आप सोचिए इतना कम हमारे यहाँ पर हेक्टर कंजप्शन होने के बावजूद अगर इतनी मौतें हो रही हैं और इतना ज्यादा स्प्रेड हो रहा है और टॉक्सिक बॉर्न डिसीजेज हो रही हैं, तो ये सिर्फ उसकी हैंडलिंग का मैटर है कि उसको किस तरह से हैंडल किया जा रहा है। हमारे यहाँ कोई ट्रेनिंग नहीं है। और मुझे याद है पिछले साल जो है कई बड़ी खतरनाक, कम से कम 4 पेस्टिसाइड्स को सरकार ने बैन किया है अभी पिछले साल ही, लेकिन वो भी बाजार में दिखाई पड़ती हैं, लोगों को पता ही नहीं कि बैन हो चुकी। तो इस तरह से हमारे यहाँ इसका, अब आप देखिए अगर कोई फल सब्जी खरीद रहे हैं तो आपको पता ही नहीं होता इसकी ओरिजिन क्या है, कहाँ से आया हुआ है। और हालत ये है कि मुझसे कई मेरे साइंटिस्ट फ्रेंड पूछते हैं कि पता कैसे करें कि इसमें कितना जो है पॉइजन है, कितना टॉक्सिन है। तो मैं कहता हूं कि आप जब सब्जी खरीदने जाएं तो जिसमें कुछ कीड़े लगे हुए हैं वो खरीद लीजिए, कम से कम उसमें जो है टॉक्सिन नहीं है, इसीलिए कीड़ों ने खाया है उसको। अगर बहुत साफ सुथरे हैं जिसका मतलब कीड़े नहीं खा रहे हैं तो वो टॉक्सिक होगा। तो एक्चुअली दिस इज द थिंग कि टुडे यू डोंट नो कि आप क्या खा रहे हैं, कहाँ से आया हुआ है, किस तरीके से हैंडल हुआ है, किस तरह से पेस्टिसाइड्स यूज हुए हैं उसकी। और जो आपने एनवायरमेंट कंटामिनेशन की बात की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ मैंने देखा है कई जगह पर कुछ फसल उगाने से पहले कुछ फसल को मारने के लिए पेस्टिसाइड यूज करते हैं कि पूरी फसल खत्म कर दी जाए, वीड्स वगैरह हटा दिए जाएं। जी जी। उसके लिए बड़े खतरनाक जो है पेस्टिसाइड यूज करते हैं। मिट्टी पूरी तरीके से कंटामिनेट हो जाती है, वाटर, ऑयल, एयर, सब कुछ। तो हमने नहीं देखा कभी कि कोई पैरामीटर हो जिससे जो है आप कहें कि हाँ ये जो है डॉक्टर मैं आऊंगा इस पर, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पर डॉक्टर संतोष चव्हाण भी हैं, खुद कृषि वैज्ञानिक हैं, तो उनसे ये, क्योंकि उनका विषय है तो इस पर उनसे भी थोड़ा जानकारी लेंगे। डॉक्टर नरेश चावला एक बार फिर हमारे साथ पैनल पर जुड़ रहे हैं, पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं IMA के, स्वास्थ्य संबंधी मसलों पर वो हमारा काफ़ी विषयों पर सहयोग करते रहे हैं। लेकिन संतोष जी, मैं चाहूँगा कि पहले आप थोड़ा सा बताएं कि कृषि को लेकर एक हमने कोशिश करी है, कृषि एक्सप्रेस हमारा कार्यक्रम है, उसके जरिए भी हम कोशिश कर रहे हैं, और मैंने जितना समझा ये कि प्राकृतिक ऑर्गेनिक खेती ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको काफ़ी बढ़ावा देने की बात हो रही है। लेकिन हम देख रहे हैं पॉपुलराइज जो है वो वही ये जो तरीका एक आया कि रासायनिक खादों का इस्तेमाल हो, ये सचमुच कितना डेंजरस है, या इसको बताएं, थोड़ा सा समझाएं। अगर डेंजरस है तो फिर इस्तेमाल क्यों हो रहा है? कुछ पर बैन लगाया जाता है, जिन पर बैन नहीं है उनको लेकर भी कोई बहुत सकारात्मक बातें सामने नहीं आती। थोड़ा समझना चाहेंगे किस तरह की खेती हो रही है हमारे यहाँ। नमस्कार सर। एक्चुअली आपने जो केमिकल पेस्टिसाइड्स के बारे में बात की है, मैं थोड़ा इस चीज़ों का प्रकाश डालना चाहता हूँ कि यूरोपियन पेस्टिसाइड डेटाबेस अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है। और अगर हम लोग देखें कि ऑनलाइन पेस्टिसाइड डेटाबेस के इसमें 1,500 केमिकल पेस्टिसाइड्स की लिस्ट अवेलेबल है, लेकिन अलाउड केमिकल्स ये 450 से 500 के बीच में है। इसका मतलब ये है कि 1000 केमिकल पेस्टिसाइड्स ये अलाउड नहीं है ग्लोबली। और उसी में एक एग्जांपल और भी है कि डाइक्लोरोवास करके एक इंसेक्टिसाइड आता है जिसका बैन यूरोपियन यूनियन ने 1988 में किया था, और इंडिया में इसी जो डाइक्लोरोवास का जो यूजेस है यह पिछले 2 साल या 3 सालों तक इंडिया में होता रहा। और यह कहा जाता है कि यह बहुत से ऐसे पब्लिकेशन हमें देखने को मिलेंगे कि इन पेस्टिसाइड का अगर 50 नैनोग्राम डोज भी अगर आपके ब्लड में चला जावे तो इट कैन क्रिएट डिफरेंट डिसऑर्डर्स टू द ह्यूमन बॉडी। और स्पेसिफिकली आज हम लोग देखते हैं कैंसर ट्रेन है, या बच्चों में जो विकलांग ये है वो आ रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि माता के दूध में या गौ माता के दूध में हमें पेस्टिसाइड्स आज मिल रहे हैं। और इसका ये रीजन ये है कि इन सब पेस्टिसाइड का बायोमैग्निफिकेशन होता है। और एक चीज देखी गई है कि हम लोगों ने, जैसा हम लोग सोचते हैं कि हमें हमारा डाइट
न्यूट्रिशियस होना चाहिए, लेकिन आज तक किसी ने मिट्टी के डाइट के बारे में सोचा नहीं है। 1960 से लेके उस समय की जरूरत थी हमें केमिकल फर्टिलाइजर, उस समय हमारी भूख की वजह से हमें वो जरूरी थे, लेकिन उसका उपयोग बड़े पैमाने पे होने लगा और उस वजह से मिट्टी खराब हुई। और मिट्टी में जो अलग अलग तरह के जो सजीव सृष्टि है उनका भी खाना होता है, और वह खाना प्राकृतिक खाना होता है। और आज केमिकल फर्टिलाइजर इजीली अवेलेबल होते हैं, इस वजह से किसान भाई वह केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, लेकिन प्राकृतिक फर्टिलाइजर होना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी हम बात, इस पर काफी काम कर रहे हैं डॉक्टर चौहान। मैं आपसे इस पर थोड़ा और डिटेल में बात करूंगा कि ये सब होने के बावजूद फिर ये पेस्टिसाइड इतने पॉपुलराइज कैसे हुए और ये इसको लेकर क्या होनी चाहिए सोच। निश्चित तौर पर कुछ सोचा जा रहा होगा, वर्मी कंपोस्ट से लेके प्राकृतिक खेती से लेके ऑर्गेनिक खेती, तमाम चीजें हम सुनते बहुत है लेकिन बड़ा फैंसी सा लगता है। कई लोग कर भी रहे हैं, पूरी तरह से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, अच्छी उपज भी ले रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि रासायनिक खादों का जमकर इस्तेमाल हो रहा है। डॉक्टर चावला, ये आज जो विषय रखा वो पूरी तरह एक तरह से आपका विषय है, क्योंकि जैसे ही बात किडनी की आती है, शरीर की आती है, तो फिर वो जमीन, खेत, वो जड़ की बात है कि कहां से सारी चीजें आ रही हैं। लेकिन अल्टीमेटली क्या ये माना जाए, वैसे तो हम कई रोगों पर बात कर चुके हैं, लेकिन ये जो किडनी संबंधी बीमारी है, इस पर एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ, उससे पता लगता है कि किस तरीके से इन रासायनिक खादों का इस्तेमाल इंसानी शरीर पर हो रहा है। क्या कंजम्पशन से भी इस तरह के खतरे बढ़ रहे हैं? देखिए प्रवीण जी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और मैं दोबारा कहूंगा, इंडिया में फॉर एग्जांपल ये पता चल गया कि कुछ किसान भाइयों का वाइल्ड स्प्रेइंग द इंसेक्टिसाइड बहुत ज्यादा इंसेक्ट उनके शरीर में जा रहा है और विदाउट एनी हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन और डायबिटीज उनका किडनी डैमेज हो गया। कैसे हो गया? पॉसिबली जो सुई जाती है वो सिर्फ इंसेक्टिसाइड पे हो जाती है। लेकिन अगर मैं यही चीज इवन रेजिडेंशियल इलाकों में, इवन दिल्ली एनसीआर में देखूं, the wheat which you are consuming, the vegetables which you are consuming, and ये हवा का तो तुम हिसाब ही मत लगाओ। तो दैट मीन्स व्हाट इज द प्रॉब्लम? आई थिंक ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे देश में जो रेगुलेशंस हैं, जैसे कि दूसरे मेरे वक्ता बता रहे थे कि इतना होना चाहिए, उतना होना चाहिए, कहने का मतलब कोई रेगुलेशन है ही नहीं। The thing which has been banned say decades ago, we know of medicines which were banned decades ago, they are freely available in India. तो कहने का मतलब किडनी जो इन किसानों की खराब हो रही हैं, तो ये तो एक इट इज टिप ऑफ एन आइसबर्ग। इफ द सेम हम दिल्ली में बैठे हुए देखते हैं, लोग कहते हैं डॉक्टर साहब ये एलर्जीज क्यों बढ़ती जा रही हैं? स्किन एलर्जीज, थ्रोट एलर्जीज, ब्रोंकियल, सांस की एलर्जीज, एस्थमा। उनको हम कहते हैं भैया ये आप जो खाना वाना खाते हो ये है सब कहीं ना कहीं आपको कुछ इंसेक्टिसाइड जा रहा होगा। उसको किसी ने क्वांटिफाई नहीं किया, किसी ने उसकी स्टडी नहीं की। सो आई थिंक एट अ नेशनल लेवल, जैसे कि आपकी चैनल ने आज ये प्रोग्राम उठाया है, तो किसान भाई तो बेचारे सीधे अफेक्टेड हैं, बिकॉज वो सादे लोग हैं, कुछ पता नहीं कैसे करना है, कितना स्प्रे करना है, कितना होना चाहिए, कोई उनकी ट्रेनिंग नहीं है। तो somehow we all are suffering only because of one thing, that the government, even if the rules exist, the laws exist, regulations are zero. मुझे याद है कि इवन आप बताइएगा यूरोप की सड़कों पे एक ड्राइवर कितने घंटे ड्राइविंग कर रहा था, वो फिक्स्ड होता है। वो 6 घंटे के बाद ड्राइविंग नहीं कर सकता, उसको बीच सड़क में सड़क छोड़नी पड़ जाएगी और जाना पड़ जाएगा। हमारे देश में एक ड्राइवर से आप 18 घंटे ड्राइविंग करवा लो, कोई पूछने वाला नहीं है। सेम इज ट्रू फॉर दिस इंसेक्टिसाइड्स। जैसे कि डॉक्टर सोनकर बता रहे थे कि हम परमिसिबल लेवल से कम स्प्रे कर रहे हैं, बट क्योंकि कोई रेगुलेशंस नहीं है, तो जो हमारी धरती है, हमारी जमीन है, जो माता जमीन है, वो खराब होती जा रही है। उससे जो उपज निकलेगी जी, एक और मैंने कृषि एक्सप्रेस में एक बड़े किसान हैं, उन्होंने बताया ये बात कि हम मिट्टी से सिर्फ लेते हैं, लेकिन मिट्टी को देने की भी जरूरत है। जैसा डॉक्टर चौहान भी बता रहे हैं कि मिट्टी का अपना भोजन भी होता है, बहुत जीवंत होती है मिट्टी, ये किसान जानते भी हैं। डॉक्टर सोनकर, एक चीज, आप कई शोध करते हैं, ये शोध होना बहुत जरूरी है, लेकिन ये स्थितियां क्यों, क्या आप इसको नॉर्मल मानते हैं कि हमें पहले पता नहीं होता है, जब विकास की एक परंपरा चलती है तो उसमें चीजों का इस्तेमाल शुरू हो जाता है, बाद में हमें पता लगता है कि इसके कितने खतरे हैं और फिर धीरे धीरे हम इनसे बचने के प्रयास करते हैं, पहले सिर्फ फायदों तक सीमित रहते हैं? एक्चुअली मैं महसूस करता हूं कि यहाँ पर एक ट्रांजिशन की प्रॉब्लम है। लैब टू लैंड जो है चीजें ट्रांसमिट नहीं हो पाती। हमने खुद एक बार जो है
कुछ वेजिटेबल्स को अपने लैब में ट्रायल पे लिया था, तो एट्राजाइन और डाइकाम्बा जैसे पेस्टिसाइड्स के रेसिड्यूज उसमें मिले थे जो बहुत ही खतरनाक होते हैं, जिसका सीधा संबंध हमारे बहुत सारी न्यूरोटॉक्सिसिटी और डेवलपमेंट टॉक्सिसिटी और इम्यूनोटॉक्सिसिटी बहुत सारी हमारे लिए ट्रबल करते, मतलब कैंसरकारी है वो, उसमें बहुत आराम से मिला। हमने जितने भी सैंपल्स लिए सब में ये एट्राजाइन के जो है रेसिड्यूज मिल रहे थे। तो अब हमें अगर जानकारी है हम किसको बताएं, तो ये ट्रांजिट कैसे हो लैब टू लैंड, और अगर कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, अभी भी आप जितनी बात कर रहे हैं तो इस ये भी पहुंचने में, वहां तक पहुंच पाने में, उसका इम्प्लीमेंटेशन में होने में कितना टाइम लगेगा और कितना हो पाएगा। आप किसी भी एरेना में देखें तो हमारे यहाँ जो सेफ्टी मेजर्स हैं बहुत कम लोग यूज करते हैं। कोई भी काम करते वक्त आप किसी को नहीं देखेंगे कि ग्लास लगा रखा है, मास्क लगा रखा है, कैप लगा रखा है। लेबर्स को देखिए बिना हेलमेट वगैरह के वो काम कर रहे होते हैं। तो लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, उनको बताना बहुत जरूरी है कि ये मौत है आपके लिए। आपके स्किन में भी टच नहीं होना चाहिए, जो आपके कपड़ों पे आके गिरता है वो कपड़े आपके घर के अंदर नहीं जाने चाहिए, उसे बाहर वॉश होने चाहिए, आपको कपड़े चेंज करके घर के अंदर जाना चाहिए। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो कह रहे हैं वो कोविड के दौरान बड़ा आम था, हम लोग करते थे ऐसा ही, लेकिन वो जैसे ही कोविड का खतरा गया उसके बाद में इसको भूल गए। मैं इस पर थोड़ा और बातचीत करूंगा क्योंकि पद्मश्री भारत भूषण त्यागी जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो आज पैनल पर दो पद्मश्री हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर चावला और चौहान, डॉक्टर चौहान जैसे एक्सपर्ट मौजूद हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा एक है। भारत भूषण जी, अभी तक जो चर्चा हुई है उसमें ये समझ में आया कि एक तो हम सब जानते हैं कि ऑर्गेनिक खेती, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना ज़रूरी है, मिट्टी जीवंत है, मिट्टी का अपना भोजन है, मिट्टी की जीवंतता को समझने का प्रयास। इसके बावजूद कहाँ पर एक गैप है कि रासायनिक खादों का इस्तेमाल हो रहा है, ये जानते बूझते कि ये बहुत खतरनाक हैं, और प्राकृतिक खेती को हम उस स्तर पर नहीं ले जा पा रहे हैं जो एक ज़माने में हुआ करती थी। हमारी तो मूल खेती ही वही थी। जी डॉक्टर साहब नमस्कार, और मैं सभी जितने सज्जनों को देख रहा हूं उनको हृदय से प्रणाम करता हूं कि ये बड़ा गंभीर विषय है जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और आज ये चुनौतियां बिल्कुल सामने आई हैं, चूंकि मीडिया के द्वारा इन चीजों को जब गंभीरता से लिया जा रहा है तो ये जनता के पटल पर पहुंच भी रही है। घटना तो पहले से ही गुजर रही थी। आपने जो पूछा है एक गैप कहाँ है, तो इसका मुद्दा ये था कि हमसे एक चूक हुई कि परिस्थितियों में हमने हरित क्रांति को स्वीकार किया, वो हमारी उस समय की जरूरत थी। और मैं तो बड़े हृदय से वैज्ञानिकों का सम्मान करता हूँ। अभी डॉक्टर साहब जो बात कर रहे थे वो उसमें गंभीर विषय यही था कि हमको परिस्थितियों से निकलकर फिर प्रकृति की व्यवस्था को समझकर आगे बढ़ना था, लेकिन ये हमसे चूक हो गई। और हमने जो कृषि के कानून बनाए वो ट्रेड के कानून थे, और ज्यादा लाभ के चक्कर में किसान अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक रसायनों का प्रयोग, अधिक जो है जहरीली दवाइयों का प्रकोप, और एक बड़ा छल ये हुआ है कि हमने जहर का नाम भी दवा रख दिया। जब दवा को देखते हैं तो उसका जो हवा के द्वारा कितना बड़ा इफेक्ट जाता है कि हमारे यहाँ पिछले समय में भी कितनी घटनाएं ऐसे घटी हैं कि गन्ने के खेत में वो स्प्रे करने के लिए गया, बेहोश हो गया और बाद में वो खत्म हो गया। तो ये मुद्दे बड़े गंभीर हैं, और भारत सरकार को भी पॉलिसी के स्तर पर जांच की जरूरत है कि जो लैब से लेकर लैंड तक की जो एक प्राथमिकता थी देश को, कि वैज्ञानिक जिस शोध के साथ काम कर रहा है वो शोध किसानों तक कैसे पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। हम दवा तो जारी कर देते हैं, लेकिन दवाइयों का कोई एप्लीकेशन, कोई जानकारी, वो 0.1 ग्राम है या 0.01 ग्राम है, उसका कोई आधार किसानों को पता नहीं है। और दुकानदार को अपनी दवाई बेचनी है तो यहाँ पर जिस तरीके के ये कानून व्यवस्था है ये बहुत ही लचर है, इसमें बहुत ही संशोधन की जरूरत है, बल्कि मीडिया को इसको गंभीरता से भारत सरकार के सामने रखना चाहिए। पिछले दिनों आपने देखा होगा जो पेस्टिसाइड बैन करने की बात थी, हम लोगों ने खूब वकालत की, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम नाम बदल कर, उनके कंटेंट को बदल कर, वो अलग दूसरी चीजों में मिलाकर फिर वो जनता के पास आता है, तो ये समाज के लिए बहुत अच्छे शुभ संकेत नहीं है। जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। इसकी वजह यह है कि अब ये हमारी कोई ज़रूरत बन गया है। मैं चाहूँगा डॉक्टर चौहान थोड़ी सी इस पर रोशनी डालें कि ये जो अभी सर ने बताया, भारत भूषण जी ने बताया, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि नाम बदल कर दोबारा आ जाता है पेस्टिसाइड। ये हमारी मजबूरी बन गया है, कोई लॉबी काम कर रही है, या अभी व्यावसायिक रूप से इस पर हम इतने निर्भर हो गए हैं कि इसको छोड़ पाना आसान नहीं हो रहा। वजह क्या है मैं डिटेल में बाद में समझूंगा, लेकिन संक्षेप में इस पर थोड़ा सा अपना कॉमेंट करें। सर एक्चुअली इसमें मैं मेरा कुछ अनुभव शेयर करना चाहता हूँ।
2001 से हम लोग नेशनल केमिकल लेबोरेटरी या अलग अलग इंडस्ट्रीज के माध्यम से हम लोगों ने काम किया और डायरेक्टली किसानों के खेतों में जाके ट्रायल्स हुई है। और पिछले 20 साल 22 सालों से जितने भी किसान भाई हम लोगों के साथ में जुड़े हैं, तो आज भी आफ्टर 20 ईयर्स यानी 20 साल उन्होंने नेचुरल फर्टिलाइजर यूज करने के बाद भी केमिकल पेस्टिसाइड का उपयोग करना जरूरी होता है, लेकिन 70% केमिकल पेस्टिसाइड बहुत से किसानों ने बंद किया है। यानी अगर 70% पेस्टिसाइड का यूजेज अगर कम हो सकता है तो धीरे धीरे हर किसी किसान भाई को यह सिखाना जरूरी है कि धीरे धीरे अगर हम केमिकल पेस्टिसाइड्स कम करें, और जैसा मैंने कहा है कि हमें मिट्टी के भोजन के बारे में सोचना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम हमारा डाइट के बारे में सोचते हैं। ये तो soil का 70% आप अपने प्रयास के आधार पर ओवरऑल कितना इस्तेमाल हो रहा है, इसका कुछ आंकड़ा है आपके पास? एक्चुअली 70% केमिकल पेस्टिसाइड हम लोगों ने यहाँ महाराष्ट्र में जो विदर्भ एरिया है वहां पे हम लोगों ने कम किया है। और स्पेसिफिकली देखा जाए यानी आज सोयाबीन की जो फसल है कि जो बड़े पैमाने पे ली जाती है, सोयाबीन जैसे फसल में आज 900 ग्राम से 1.5 किलो तक पेस्टिसाइड का उपयोग किया जाता है। वही सोयाबीन हम लोग 60 ग्राम की मात्रा में कंप्लीट कर पाते हैं। आप सोचिए 900 ग्राम और हम लोग 60 ग्राम तक पहुंच चुके हैं। तो यह पेस्टिसाइड का लोड जो है वो रिडक्शन हो सकता है, लेकिन हमें किसान भाइयों को सिखाना जरूरी है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सॉइल की हेल्थ इंप्रूव करना। अब सॉइल की हेल्थ इंप्रूव करने के लिए हमारे पास में बहुत से माध्यम है। भारत भूषण जी, आपने डॉक्टर संतोष चौहान को सुना, उनसे कुछ और बातें करूंगा मिट्टी की हेल्थ पर। क्या किया जाना चाहिए? आपने कहा ठीक है, मीडिया की एक भूमिका है, इन चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए, वो प्रयास कर रहे हैं। जब इस तरह के कार्यक्रम करते हैं तो चिंता और बढ़ती है, लगता और लोगों को पता लगना चाहिए और चीजें सामने आनी चाहिए, भाई क्या हो रहा है ये। लेकिन ये इसमें जब नीति निर्धारण होता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपने मुझे पहली बार पैनल पर एकदम सही जवाब मिला कि हरित क्रांति जो है, जो आप जैसे जिम्मेदार व्यक्ति का कहना है कि वो उस समय की जरूरत थी, लेकिन उसको हम बाद में ठीक तरीके से कैरी नहीं कर पाए, यानी वो एक बड़ी गलती साबित हो गई। ये बात मुझे समझ में आती है। अब क्या करें? देखिए, अब इसके दो उपाय हैं। पहली बात तो देश में ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर जिस तरीके का एक पूरा सिस्टम बनाया गया, जो उसके ऑर्गेनिक का प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इनपुट मैनेजमेंट और उसमें बायोलॉजिकल इनपुट को बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया, उसके साथ में मिट्टी की बनावट पर बहुत तेजी से असर आता है। लेकिन इस पर भी वैज्ञानिक शोध में कमजोरी रही है। ये देश बहुत धीरे धीरे बदलने की कोशिश करता है, जबकि परिस्थितियां बहुत जटिल हैं। तो ऐसे में पहला एक तो मेरा सुझाव यह है कि देश में जल्दी से जल्दी बायोलॉजिकल इनपुट पर ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत है, ताकि हम जमीन के स्वास्थ्य को ठीक कर सकें। यदि जमीन का स्वास्थ्य ठीक होगा तो हमको इस प्रकार के जहर स्प्रे करने की आवश्यकता कम से कम होती है। दूसरी बड़ी बात है कि डाइवर्सिफिकेशन पर पूरा ध्यान दिया जाए। डाइवर्सिफिकेशन में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एक बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसमें अनेक फसलें साथ साथ होने से कीड़े बीमारियां अपने आप ही कम आते हैं। इसको भारत सरकार को भी, सभी वैज्ञानिकों को वरीयता से लिए जाने की जरूरत है। तीसरी बात मैं कहूंगा कि विषम परिस्थितियों में कई बार बीमारियां आती हैं, लेकिन जिस प्रकार से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बेस्ड जितना भी कंट्रोलर सिस्टम है पूरी दुनिया में, हमारे देश के साइंटिस्टों को भी इस पर विचार करने की जरूरत है, और हमारे देश के पूंजीपतियों को भी विचार करने की जरूरत है कि हम बायोलॉजिकल इनपुट के जितने भी बेसिक मॉलिक्यूल्स हैं उनको जब हम खरीदते हैं तो बाहर ही जाते हैं और बाहर ही हम झांकते हैं। तो क्या देश में आज देश कहीं ना कहीं एक बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ आगे उभरा है, तो ऐसे में सभी लोगों को ये उपाय करने की जरूरत है कि यदि किसान कहीं ना कहीं अव्यवस्थित होगा तो कंज्यूमर भी अव्यवस्थित होगा, और किसान की पीड़ा और किसान की यदि कोई भी मानसिक कमजोरी, उसका आघात यदि हमारे समाज पर जाता है तो कंज्यूमर भी हम ही है और उत्पादक भी हम ही है। तो देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस पर हम हर चीज को केवल लाभ से देखना बंद करें, क्योंकि सारी दृष्टि में लीनियर इकोनॉमी इतनी हावी हो चुकी है कि हम केवल और केवल लाभ देख रहे हैं, ना व्यवस्था देख रहे हैं, ना संबंध देख रहे हैं, और ना ही कहीं ना कहीं भविष्य को सुरक्षित करने की कोई विधा है। तो मेरा यही निवेदन है सभी मंच पर जो उपस्थित हैं, मैं हृदय से सम्मान करता हूं, लेकिन ये आवाज देश में उठाई जाए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर चले, फिर उसके बीच में प्राकृतिक खेती को ले आए। वो पूरा देश एक तरीके से कंफ्यूज होता है। तो साइंटिफिक अप्रोच में
प्रोडक्शन मैनेजमेंट, सर्टिफिकेशन, इनपुट वेरी ट्रू। मैनेजमेंट, अगर हम processing। मैं आपकी बात को ऐसे भी समझता हूं कि अगर हम हरित क्रांति जैसा कोई प्रयोग कर सकते हैं तो फिर अगर प्राकृतिक या ऑर्गेनिक क्रांति या जो भी आप करना चाहें उस पर एक मन बनाएं और फिर उस पर उसी क्रांति की तरह, उसी रिवॉल्यूशन की तरह आगे बढ़ें, वो चीज होनी चाहिए। डॉक्टर सोनकर, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो भारत भूषण जी ने उठाया है। आप शोध करते हैं, वो शोध कैसे नीति निर्धारकों तक जाए, उसके लिए कैसे बजटिंग हो, कैसे उसका सही इंप्लीमेंटेशन हो, ये भी बड़ा महत्व का है। यानी वैज्ञानिकों, हम शोध की जरूरत महसूस कर रहे हैं, ये शोध काम भी आए जमीनी तौर पर। आप बता रहे हैं, सबको बता रहे हैं, मैं जानता हूं कि आप बहुत अवेयर करते हैं लोगों को, लेकिन ये जमीन तक भी जाए और इस पर काम भी किया जाए बड़े पैमाने पर। उसके लिए क्या किया जाए, वहां क्या गैप है या हो रहा है ऐसा? एक्चुअली क्या हो रहा है इसकी जानकारी मुझे नहीं है, आई एम वेरी सॉरी। लेकिन जैसे कि अभी आप पूछ रहे थे कि टोटल कितना पेस्टिसाइड इंडिया में यूज होता है, तो मुझे इसकी थोड़ी सी जानकारी है कि आप सरप्राइज होंगे कि 61,000 टन एक साल में लगभग यूज होता है। 61,000 टन, ये इतना पेस्टिसाइड। अब सवाल ये है कि ये सरकारी डेटा है, लेकिन आप ये समझिए किसान जब खड़े होकर स्प्रे कर रहा होता है तो मैं मान ही नहीं सकता कि उसे पता है कि कितना उसको डालना चाहिए, कितना स्प्रे करना चाहिए, कितना डाइल्यूशन करना चाहिए, उतना उसने किया है क्या। ऐसा होता ही नहीं। और होता क्या है कि आप इसमें अगर कोई मैटर फिक्स करें कि इतना हेक्टेयर में हम इतना डालेंगे, तो किसान उसको इसलिए नहीं मानता क्योंकि धीरे धीरे जो लैंड है वो एक तरह से इम्यून हो जाती है, वो रिस्पॉन्स नहीं करती। बहुत से प्लांट्स हैं, बहुत से इंसेक्ट्स हैं जो इम्यून हो जाते हैं, तो उनको मात्रा बढ़ानी पड़ती है। उसकी वजह से ये टॉक्सिसिटी है। इस पे कोई कंटिन्यूअस कोई रिसर्च नहीं होती। मैंने खुद देखा है कि लोग जो फिक्स लेवल है उससे ऊपर इसीलिए जाते हैं कि उनको कहते हैं इतने में होता ही नहीं। आप किसी भी किसान से बात कीजिए तो कहेगा कि जो प्रेस्क्राइब्ड है उतने जो है यूज करने से हमारे जो है वो काम नहीं होता, उसमें इंसेक्ट नहीं मरते, या हमें जिस प्लांट को हटाना है, जो वीड्स को हटाना है, वो नहीं हटते। तो वो अंदाजे से बहुत ढेर सारा पौध कर देते। तो हमारे यहाँ कोई पैरामीटर यूज ही नहीं होता किसान के द्वारा। आप खुद जाकर के ग्राउंड पे चेक कीजिए, मैंने देखा है। और धीरे धीरे अगर आप किसी लैंड पर पेस्टिसाइड यूज करेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपको बढ़ाना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि इम्यून हो जाते हैं उसमें। और सिर्फ प्लांट ही टॉक्सिफाइड नहीं होता, उसमें बहुत से छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। मिट्टी कहाँ से बनी है? मिट्टी में जीवन है। उस जीवन की मृत्यु हो जाती है जब उसमें आप जहर डालते हैं सीधा। उसी से तो जीवन है, उसी से तो सब कुछ है। मिट्टी से, जीवन से ही तो बना है जी। मिट्टी में ही तो सब कुछ निकलता है, उसी से जीवन होता है। उसी में आपने जहर मिला दिया तो आपने अपने बेस में जहर डाल दिया। तो जो जैसे डॉक्टर भूषण सर कह रहे थे कि हमें ऑर्गेनिक खेती या इस तरह के जो इंसेक्टिसाइड्स हैं या जितने भी पॉइजनस थिंग्स हैं उससे बचना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ अगर किसी भी चीज का कोई इस्तेमाल होता है, हैजार्डस थिंग्स वी आर यूजिंग, तो उसके बहुत सख्त पैरामीटर होने चाहिए। आपने कभी देखा कि किसान के ऊपर कोई गाइडलाइन है कि वो कितना खरीद सकता है या किस तरीके से वो इस्तेमाल करेगा, कितने पानी में कितना मिलाएगा? उसके पास कोई मेजर करने का पैरामीटर अगेन बट मेरे जहन में यही सवाल आ रहा है बार बार कि ये तो सब हम जानते हैं, आप जैसे लोग, जिम्मेदार लोग इस बात को कह रहे हैं। डॉक्टर चावला, मैं चाहूंगा कि दोनों ही चीजें, एक तो आप आज हम किडनी पर बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उसके सबसे बड़े एक्सपर्ट पैनल पर आप ही हैं, उस पर तो मैं आऊंगा, लेकिन ओवरऑल आप, क्योंकि एक तरीके से जो प्रक्रिया है कि हम किसी चीज का इंप्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, किस तरह से योजनाएं आती है, उस पर भी थोड़ा सा बताएं कि हमें सब इतनी जानकारियां होने के बावजूद ये चुनौती की तरह क्यों है। मुझे याद है एक बार हम बात कर रहे थे और ये बात आई थी कि हम अगर शराब है, तंबाकू है, इन चीजों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध नहीं भी लगाते हैं तो उस पर वार्निंग लिख देते हैं। ऐसी कई चीजें हैं जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं और वो धड़ल्ले से हो रही ज्यादा खतरनाक है। तो ऐसा क्यों? मूल सवाल ये है कि अगर हम जानते हैं कि परेशानी ये है तो ये इनको बढ़ावा क्यों मिल रहा है? देखिए प्रवीण जी, मैं स्थिति को काफी निराशाजनक मानूंगा। जैसा कि आज आई बीइंग द ओनली मेडिकल मैन ऑन दिस पैनल, तो मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा। देखिए, मैंने पहले भी कहा है, इट इज नॉट ओनली द फार्मर्स हु आर अफेक्टेड। मेरे हिसाब से आम जनता भी बहुत अफेक्ट हो रही है। वी डोंट इवन नो, किसी ने इसको स्टडी नहीं किया, किसी ने इसका पायलट प्रोजेक्ट नहीं बनाया, किसी ने इसकी कोई ऐसा नहीं कहा, बताया, क्वांटिफाई नहीं किया। तो देखते हुए हमारे देश में बहुत बड़ी मुसीबत है। सब कुछ चल रहा है,
असूल बनते हैं, नियम बनते हैं, लॉज बनते हैं, लेकिन फॉलो नहीं होते। रेगुलेशन स्टडी होते ही नहीं। क्या जो किसान है उसकी ट्रेनिंग करना, वहां जो इंस्पेक्टर होगा उसको पता नहीं होगा कि ये किसान गलती कर रहा है। तो इट इज फ्री फॉर ऑल। उसका खामियाजा हम सब भुगत रहे हैं, हर हिंदुस्तानी भुगत रहा है, हमारा स्वास्थ्य भुगत रहा है। कई बार तो हैरान होते हैं, जो कोई विदेशी यहाँ आता है, जब एयरपोर्ट पे लैंड करता है तो हैरान होता है कि तुम हिंदुस्तानी जिंदा कैसे हो, लेकिन तब भी हम जिंदा हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा। इसके बाद मैं प्रवीण जी कुछ कुछ ना जी 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 आप सुझाव बिल्कुल देना पसंद जी जी सुझाव देना पसंद करूंगा। जी तकलीफ तो हमें नजर आ रही है, जी एक सुझाव कई लेवल पे है। द इनडिफरेंस ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का फोकस ही नहीं है। जो नीचे की मशीनरी है, ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी है, वो करप्ट भी है और इंडिफरेंट भी है। उसके बाद आ जाता है इंसान खुद। मैं उपभोक्ता भी हूं, मैं दोषी भी हूं और दोष का कारण भी हूं। उसके लिए मुझे अपने आप का, मैं अपना ख्याल क्यों ना रखूं? मुझे नहीं पता कि अगर इंसेक्ट मेरे जहां सांस से जाएगा तो मेरे नुकसान करेगा। व्हाई शुड आई नॉट यूज ए मास्क? व्हाई शुड नॉट आई कवर माई हेड? व्हाई शुड नॉट आई कवर माई स्किन? ये सब अगर हम करते हैं तो ये मिनिमम बचाव है। तो मैं समझता हूं मैस मीडिया की तरफ से, गवर्नमेंट लेवल पे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से अगर कुछ किया जाए तो अच्छा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं लोगों को खुलेआम बताता हूं, 2 बार कोरोना में लॉकडाउन लगा था। पहला लॉकडाउन 100% इफेक्टिव था। हर इंसान ने हर चीज मानी थी और हम बचे थे। आपको अच्छी तरह मालूम है, उसमें हम पूरी तरह कोरोना से बच रहे थे। दूसरा लॉकडाउन इफेक्टिव नहीं था। यानी कि हम हिंदुस्तानी चाहते या ना चाहते हुए डंडे के यार हैं। तो मेरे हिसाब से सख्तियां और पेनल्टीज शुड बी द ऑर्डर ऑफ द डे। हमारा देश अभी कहते हैं उतना विकसित तो हो गया है, विकासशील तो हो गया है, लेकिन इतना मैच्योर नहीं हुआ कि लोग अपना हित खुद सोच पाए। तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं कोई पेनल्टी जो होती है ना, पेनल्टीज ना लगाई जाए। जैसे हम देख रहे हैं कि पराली जलाई जाती है, हर साल में ये पागलपंती सोचते हैं पराली पराली पराली, कभी कम हुई? आज तक कम नहीं हुई। मैं कहता हूं इस पर सख्ती कर दी जाए, परवाह ना की जाए। जो हमारी फ्री डेमोक्रेसी है कि कोई ठीक है। इंसान कुछ भी ओवरऑल कर आपकी सकता है। बात को ऐसे समझा जा सकता है कि कड़े कानूनों की भाषा ही हम समझते हैं, लेकिन मेरा एक जो मूल प्रश्न अभी बचा हुआ वो ये कि कानून तो बनाना है, लेकिन ये बात क्या इतनी गंभीरता से आ रही है? हम तो कानून बनाते हैं, कई अन्य चीजों पे बनाते हैं, इसके प्रति उतना गंभीर क्यों नहीं हो पा रहे हैं? इसको मैं समझूंगा। डॉक्टर चौहान, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा इस सेगमेंट की। मुझे बताएं, शोध के बारे में बात हो रही थी, आप भी कई शोध करते हैं। ये शोध मतलब किस तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन या व्यावहारिक जगत में भी ये दिखाई दें, इसके लिए क्या प्रयास आप देख रहे हैं या कोई गैप है? एक्चुअली सर, यहाँ पे हम लोगों ने एक किसानों की प्रयोगशाला और जो जो कुछ भी हम लोग जानते हैं उसके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बहुत सरल से उपाय इन सब चीज़ों के हैं। सबसे बड़ी बात, हर गांव में किसान भाइयों के पास में गौ माता और पशुधन होना चाहिए। और जैसा मैंने कहा है कि हमें मिट्टी के भोजन के बारे में सोचना सबसे ज़रूरी है। और अगर जैसा हम लोग, हमारा एक केस स्टडी आपको बताते हैं कि हमारे यहाँ महाराष्ट्र में वाशिम जिला में हम लोगों का एक फार्म लैब एरंडा करके एक टीम है। ये सारे किसान भाई अपने घर में गौ माता और गौ माता से जो गोबर मिलता है, गोमूत्र मिलता है, उसका कन्वर्शन बायोगैस के माध्यम से हम लोग उसका जो स्लरी या स्लज जो हम बोलते हैं, जो न्यूट्रिएंट मिला जाता है, वही न्यूट्रिएंट हम लोग हमारे खेतों में डालते हैं। और उस सिंपल से न्यूट्रिएंट के माध्यम से हम लोगों की जो भी मिट्टी है। डॉक्टर चौहान, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। दरअसल हम इस पर बकायदा एक पूरा शो करते हैं, हमने इसके बारे में कई जानकारी, आप जो बता रहे हैं इस पर तमाम जो प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन्होंने काफ़ी जानकारियां दी हैं, और ये प्रयास हमारा जारी रहेगा क्योंकि हम जानते हैं। मैं जानना ये चाहता हूं कि ये सब ठीक है, ये तो एक किसान को आपने अवेयर कर दिया, अगर ये सारी चीजें, तो आपको लगता है इमीडिएटली सारी चीजों पर रोक लगनी चाहिए, इसको बैन करना चाहिए, या मजबूरी है कि अभी हमको इनका इस्तेमाल करना है वरना हमारी उत्पादकता पर कुछ असर पड़ सकता है? मैं उस गैप की बात कर रहा हूं, अगर उस पर थोड़ा आप प्रकाश डाल पाए तो। इमीडिएटली तो सर हम बंद नहीं कर पाएंगे, हमें धीरे धीरे ही, और जैसे मैंने कहा है कि इसको ये 2-4 साल 5 साल में होने वाली चीज नहीं है। जैसा केमिकल पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर जो भी आज 100% यूज होता है, वह हर साल अगर 10% 15% अगर हम रिड्यूस करते हैं तो आने वाले 5 से 7 साल में हम लोग 50% केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड कम कर सकते हैं। और वो ऑलरेडी सिद्ध हो चुका है कि अगर हम लोग धीरे धीरे कम करें और उसके साथ में प्राकृतिक खाद या प्राकृतिक जो चीजें हमारे पास में अवेलेबल है उसका उपयोग करें, तो डेफिनेटली ये पेस्टिसाइड का लोड कम होगा।
लेकिन एक अगर आज का फैक्चुअल हम लोग ग्लोबली देखें तो केमिकल पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर का जो यूज है इट इज मोर देन 97%। और आज जो प्राकृतिक और सारी जो चीजें हैं उसका जो यूजेस है 2 से 3% से ऊपर नहीं है। यही तो चिंताजनक है। यही एग्जांपल यहाँ देना चाहता हूँ। मैं कल भोपाल में था, मैं वहाँ किसान भाइयों से जब बात किया कि जैसा ग्लोबली हम लोग बात करते हैं कि कुछ सूक्ष्म जीवाणु जो ज्यादा पैमाने पे यूज होते हैं तो उसका नाम भी पता नहीं था, दैट वाज द फैक्ट। तो हमें धीरे धीरे केमिकल कम करके उसमें प्राकृतिक खाद या प्राकृतिक दवाइयाँ यूज करके ही, और सिंपल से सॉल्यूशंस है वो हम लोग आने वाले सेशन में चर्चा करेंगे। जी जी बिल्कुल। भारत भूषण जी, आपने बात सुनी, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा, क्योंकि अब हम क्लोजिंग कमेंट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, थोड़ा इसके समाधान पर भी बात हो। और एक रिवॉल्यूशन की बात पर आपके लास्ट आंसर पर बात छूटी थी कि हरित क्रांति तो हो गई, ठीक है, उस समय की जरूरत थी, आज की जरूरत है मिट्टी को बचाओ, मिट्टी के जीवंतता को बचाओ, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दो। या कंफ्यूज मत करो कि ऑर्गेनिक करना है, प्राकृतिक करना है, ये करना है कि वो करना है, एक क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़ो। इसमें आप कहां पर देखते हैं? इधर तो 97 और जो 3% का डिफरेंस है वो देखकर तो बड़ा चौंकने वाली बात है। इतनी बड़ी डिपेंडेंसी कम होने में तो बहुत सालों लग जाएंगे, या आप ज्यादा आशान्वित हैं, आपको लगता कोई और राह है अभी? देखिए, रास्ता तो बहुत अच्छा है, लेकिन बात है सोच बदलने की। सबसे बड़ा मुश्किल ये हो रहा है कि पूरे देश में जितना भी ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं और जितनी भी व्यवस्थाएं प्रशिक्षण की और प्रोग्राम वगैरह की चलाई जा रही है, उसमें कोई भी कंटेंट डिलीवर नहीं हो रहा है। कोई जिम्मेदारी की बात नहीं है। डॉक्टर चावला ने जो बात रखी थी वो बड़ी गंभीर बात है। वो कह रहे हैं कि हम लोग गैर जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो मेरा निवेदन यहाँ ये है कि डॉक्टर सोनकर भी यहाँ बैठे हैं, इन लोगों की बात पॉलिसी में भी सुनी जाती है। मुद्दा इस बात का है कि हमारे रासायनिक खादों का जितना और दवाइयों का प्रयोग जो हमने बढ़ाया है, उसका एक तरीका तो ये है कि हम तत्काल प्रभाव में कम करने के लिए उनकी उस दिशा को कैसे पकड़ें। लेकिन मैं तो आपको ये ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमने जो बोतल पर 4 सेफ गार्ड दिए हुए हैं कि उसमें लाल रंग है, नीला रंग है, पीला रंग है और हरा रंग है, आज तक किसान को हम ये बता नहीं पाए कि ये हरा रंग भी सेफ है। तो हालत ये खराब है कि अभी तो हम जो मेजर इंडिकेटर्स थे उनको किसानों तक नहीं पहुंचा पाए। ये हमारी जो एग्रीकल्चर में क्या है, हम लोग प्रोजेक्ट बनाकर लॉन्च कर देते हैं, लेकिन उसके बारे में पूरी जानकारी, पूरा कंटेंट, उसका रिसोर्स पर्सन कैसे होगा, पब्लिक तक कैसे जाएगी, उसका कोई परफेक्ट डिजाइन हमारे पास नहीं है। बल्कि पूरा खेल बजट का चल रहा है। तो मैं तो ये कहूंगा, प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में भी यही झंझट हुआ कि 10 साल तक किसानों ने जैविक खेती की ऊपर से प्राकृतिक खेती कर दिया। अब किसान कंफ्यूज है कि उसको करना क्या है। कोई स्टैंडर्ड्स नहीं, कोई मानक नहीं, जिसका मन करता है वो तो बोलता है। कम्युनिटी फार्मिंग इसका एक तरीका हो सकता है। हाँ, इसका बहुत सुंदर तरीका है कि देश में इस समय मानसिकता के स्तर पर हमको रिसर्च के आधार पर भी प्राकृतिक व्यवस्था को लाने की जरूरत है। नीति के आधार पर भी नैतिकता लोगों में आ जाए, क्योंकि नीति बजट के लिए नहीं होती, नीति होती है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के, मनुष्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए, मनुष्य के लिए, पर्यावरण के लिए। जी, कुछ जी हम डॉक्टर सोनकर को भी सुनते हैं चलते चलते, क्योंकि आपने जैसा कहा वो काफी व्यवहारिक सुझाव भी देते हैं। तो हम जानने की कोशिश करते हैं, जब हमने इतनी लंबी चर्चा की है तो इस चर्चा में हम पहुंचे कहां अंततः। डॉक्टर सोनकर, क्या करें? एक तो ये होता है कि जब इस तरह की चर्चा होती है जिसमें कोई बहुत समाधान इमीडिएट नहीं देखता, तो बड़ा एक निराशा के भाव के साथ चर्चा छूटती है। लेकिन आप इसको कैसे एक पॉजिटिव एंड दे सकते हैं? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपकी जो टॉक है या आपकी जो चिंता है वो क्या है। वास्तव में बात शुरू करने से पहले ही, जैसे शुरुआत में मैंने आपसे बताया था कि इंडिया में सबसे कम जो है कंजप्शन है पर हेक्टेयर का। यहाँ पर ऐसी बहुत सी कंट्रीज हैं जहाँ पर 17 kg पर हेक्टेयर का कंजप्शन है, लेकिन उनके वेजिटेबल्स में आपको टॉक्सिसिटी नहीं दिखाई देती। यहाँ पर प्रॉब्लम हैंडलिंग की है। आपने सुना 61,000 टन तो बहुत बड़ा लगा होगा, लेकिन पूरी दुनिया में जितना पेस्टिसाइड अभी यूज हो रहा है उसका 1% हमारे इंडिया में यूज होता है। ये ऑफिशियल डेटा है। लेकिन कहीं गड़बड़ है कि जो हमारा जो पैरामीटर बना हुआ है कि 600 ग्राम पर हेक्टर ही हम यूज करते हैं या कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट का या जो प्रेस्क्राइब लाइन है, तो ये लाइन कहीं पर कागज पर ही है। उससे कहीं ज्यादा और कहीं बिना किसी
रोक टोक के यूज हो रही है। प्रॉब्लम ये चीज नहीं है कि हमें ऑर्गेनिक खेती की तरफ जानी चाहिए, वो तो जाना ही चाहिए, पूरी दुनिया को जाना चाहिए, पूरी दुनिया में प्रयास है। अभी जो हम कर रहे हैं उसको हम ठीक से कर पाए, ऑलरेडी ऐसा नहीं है कि कोई रिसर्च नहीं हुई है, रिसर्च करके सारे पैरामीटर, सारी मेथोडोलॉजी को डेवलप किया जा चुका है, लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं होता। वो एक वैज्ञानिक जाकर के फील्ड में नहीं कर सकता। एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि जब एक हैजार्डस चीज जब आप यूज करने के लिए दें, ऐसी चीज जो हमारे खाने के प्लेट में आने वाली है, तो उस पर हमें बहुत सख्त नजर रखनी होगी। जैसे हम एक टेररिस्ट हमारे यहाँ ना आ जाए, हम नजर रखना चाहेंगे, उसी तरीके से हमारे भोजन में पॉइजन ना आ जाए, इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस बात को आप समझें कि जो हमारे यहाँ पैरामीटर्स हैं जो कागज पर हैं, वो दुनिया में सबसे कम पेस्टिसाइड हम यूज करते हैं। इंडिया में 17 kg एवरेज है। मैंने आपको डेटा बताया अलग अलग कि यूरोप में कितना है, चाइना में डॉक्टर 13 सोनकर kg। देखिए, ये जैसा डॉक्टर चव्हाण ने भी कहा, वो भी काफी कुछ कहना चाहते हैं, और मुझे पता भी नहीं चला कि 1 घंटे से हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं, ये 1 घंटे का समय बीत गया हमारा। इसकी वजह यह है कि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, हम इसको निश्चित तौर पर दोबारा उठाएंगे, थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। मुझे आज की चर्चा का जो लब्बो लुबाब जो अंततः निकल कर आया निचोड़, वो ये समझ में आता है ट्रेनिंग प्रोग्राम की जरूरत है, कंफ्यूजन से बचने की जरूरत है। जैसे हमने हरित क्रांति शुरू की, ऐसे अगर हमको प्राकृतिक खेती या मिट्टी को बचाने का प्रयास शुरू करना है तो एक अभियान की तरह आगे बढ़ना होगा। और ट्रेनिंग पर तो लगभग सारे ही पैनलिस्ट का फोकस रहा कि किसानों को सही सही जानकारियां होनी चाहिए, बातें सिर्फ कागजों तक नहीं होनी चाहिए, जमीन पर भी उतरनी चाहिए। बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा थी। आप सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। डॉक्टर संतोष चव्हाण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पद्मश्री भारत भूषण त्यागी जी, जो कि प्रगतिशील किसान हैं, उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारियां दी। सर, आपसे और बातचीत होगी। डॉक्टर अजय कुमार सोनकर, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां वो हमेशा पैनल पर हमारे साथ जुड़कर देते हैं, जाने माने वैज्ञानिक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।